नमस्कार दोस्तों, टुडे इज 18th November 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. The first article which we are going to discuss is related to Supreme Court agrees to the list plea for collegium system review. ये हम देखेंगे, ये हमारे जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में आए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे इस साल 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे और सारे उसके एस्पेक्ट देखेंगे। तो आपको यहाँ से सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस और सिर्फ न्यूज़ जानने को नहीं मिलेगा, बल्कि साथ साथ न्यूज़ के साथ साथ आप किस तरीके से इसका यूज़ आप अपने आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर को देखना है और बिल्कुल पेशेंसली देखना है, लेक्चर को बने रहना है ना, तभी आप चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना। इसके पहले कि हम लेक्चर में आगे बढ़े, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। @_news_analysis नाम से जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो आप ये तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। क्लियर। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी सोशल मीडिया में हैं तो वहां से आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ेस जो हैं पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, एमसीक्यू वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो @news_analysis को आप इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स एंड रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज, किसी भी प्रकार का कोई भी गाइडेंस या कुछ भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _प्रकाश द्विवेदी _। तो यहाँ पे आप जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ से आप कोई भी अपडेट, आपको सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी और यहाँ से आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज हमारे लेक्चर्स को। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट प्ली फॉर द कॉलेजियम सिस्टम रिव्यू। यहाँ पे एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा लड़ाई जैसी चल रही है, बात चल रही है कि कोलिजियम सिस्टम जो है, आपको पता होगा क्या होता है कि एक तरीके से कहा जाता है कि लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या जो हमारे किरेन रिजिजू जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी क्या कहा कि nowhere in the world except India is there a practice that judges appoint their brothers as a judge। मतलब इंडिया में ही ऐसा सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां जज खुद को ही अपॉइंट करता है, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं कि क्या होता है कि अपने भाईचारा जो है चल रहा है, फेवरेटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि कॉल कॉलेजियम मोड अ सिनोनिम्स फॉर नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मांग कर रहे हैं कि जो जैसे हमारा एक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत क्या बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। इसके तहत ये आपको याद रखना है, इसके तहत क्या होता है, एग्जाम करवाए जाते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं ना, है ना, ऑल इंडिया लेवल में, उसके थ्रू अपन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से नेशनल जुडिशियल का एग्जाम होता ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज यहां पे बताई जा रही है कि आपको एनजेएसी मैकेनिज्म को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू आ तो गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लेके तो आ चुके हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है अभी तक। तो देखते हैं कब तक में ये और आगे निकल के आता है, जब आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं हम न्यूज की तरफ। देखिए आज के ये तो एग्जाम हमारे द हिंदू में भी प्रीवियसली कवर किया गया था, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने आर्टिकल्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है ना। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन स्पर्म काउंट ग्लोबली इंक्लूड इंडिया। एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक ये देखने को मिला है जो स्पर्म काउंट है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गए हैं, है ना। अब स्पर्म काउंट क्या होता है, ये चीजें कैसे होती है, वो चीजें हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्पर्म की एक तरीके से पिक्चर आप ऐसा देख सकते हैं, है ना। तो क्या किस तरीके से स्पर्म काउंट डिक्लाइन हो रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसका इफेक्ट हम देखेंगे। हेल्थ के अंदर क्या हो सकता है आपके, उसके अंदर हम देखेंगे कि डेमोग्राफी के अंदर जो चेंजेस आएंगे फ्यूचर में,
तो वो कैसे कैसे आएंगे, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे होगा, पॉपुलेशन का आगे क्या फ्यूचर होगा, क्या किस तरीके से ग्लोबल पॉपुलेशन क्या किस रेट से चलेगी, और क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्पर्म इज अ सेल। सबसे पहले एक क्वेश्चन, जब भी हम कोई भी चीज डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं एक्चुअली है क्या। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म इज अ सेल, एक प्रकार का क्या है, सेल है ये, आपको याद रखना। प्रोड्यूस इन द सेक्स ऑर्गन और अ मेल एनिमल विच कैन एंटर द फीमेल एनिमल्स एग एंड फर्टिलाइज इट। तो मेल के जो पार्ट होता है, सेक्स ऑर्गन जो पार्ट होता है, उससे निकलता है स्पर्म, और वो फीमेल के एग से जाके यहां पे उसको फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू जो है आगे आने वाली जनरेशन जो है यहां पे पैदा होती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये समझ में आया तो आपको ये समझना है कि स्पर्म काउंट क्या होता है। सबसे पहले स्पर्म, क्योंकि स्पर्म काउंट क्या हो रहा है, तेजी से डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबली, और इंडिया के अंदर भी इसका डिक्लाइन देखने को मिला है ना। अब ये क्या है वो हम देखेंगे। अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पर्मेटोजा, spermatozoa ejaculation और per measured amount of semen used in the indication of a man fertility। तो इसको ये फर्टिलिटी रेट भी है, आप इसको फर्टिलिटी से भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये क्या करता है, मेजर करता है कि जो स्पर्म्स हैं वो कितने कितने, जैसे कि नॉर्मल स्पर्म्स की बात करता हूं तो जो डेंसिटीज होती है नॉर्मल स्पर्म की, वो रेंज करती है 15 मिलियन ग्रेटर देन 200 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर। अब 1 ml स्पर्म के अंदर कितने स्पर्म काउंट होने चाहिए, कितने स्पर्म्स होने चाहिए। ये एक, अगर आपको जो पिक्चर के अंदर दिख रहा है वो एक स्पर्म है, आप ये देखिए ये इमेज में जो है एक है, ऐसे ऐसे कितने होने चाहिए, है ना। 1 ml के अंदर कितने होने चाहिए, ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो बताया गया है कि मिनिमम रेंज जो है 15 मिलियन तो होने चाहिए। तो और ग्रेटर देन 200 मिलियन स्पर्म पर ml जो है सीमेन के अंदर देखने को मिलते हैं। 200 मिलियन, आप सोचिए कितनी ज्यादा ये संख्या है। ओके, you are considered to have low sperm count if you have fewer than 15 million sperm। और अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो स्पर्म काउंट है 1 ml के अंदर अगर 15 मिलियन स्पर्म से कम वहां पे स्पर्म काउंट देखने को मिलता है, ये जो स्पर्म है वो कितने हैं, 15 मिलियन से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लो स्पर्म काउंट। क्लियर हुआ? तो ये लो स्पर्म काउंट काफी तेजी से बढ़ चुका है ग्लोबली, है ना, पर ml, और लेस देन 39 मिलियन स्पर्म टोटल पर इजेक्यूशन। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे टोटली, जैसे टोटली जितना एजुकेट निकला है, स्पर्म निकला है, इजेक्ट हुआ है, उसमें अगर 39 मिलियन स्पर्म से भी कम है तो वो एक नेगेटिव हो जाएगा। ये इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये लो स्पर्म काउंट है। क्लियर? फर्टिलिटी इज द मोस्ट लाइकली इन द सीमेन डिस्चार्ज इन अ सिंगल इजेक्यूशन कंटेन एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर। ये हमने चीज देख ली। क्लियर? अब किस चीज के रीजन क्या है कि किस रीजन की वजह से लो स्पर्म काउंट हो रहे हैं। सबसे पहला रीजन है स्मोकिंग। जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, है ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल को ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ठीक है, टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन ओवर द लोअर स्पर्म काउंट, लोअर स्पर्म नंबर, है ना, मेडिकेशन कुछ प्रकार से चल रहा है, या आप ये दो चीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्पर्म काउंट आपके कम हो जाएंगे, है ना। इसको ये स्टडी हुई है उसके मुताबिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारी चीजें हवा में बोली जा रही, प्रॉपर इसके बारे में रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, तब जाके ये चीजें निकल के आ रही हैं। क्लियर? अदर कॉज ऑफ लो स्पर्म नंबर इंक्लूड लॉन्ग टर्म सिकनेस, अगर है किसी की किडनी फेल्योर वगैरह हो रहा है उस केस में, चाइल्डहुड इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि, है ना, कुछ अगर हो गया, क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल देखने को मिलता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे इसमें हम और डील करते हैं। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्च हैज फाउंड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्पर्म काउंट ओवर द ईयर इन अ मेनी कंट्रीज ग्लोबली इंक्लूड इंडिया। तो एक इंटरनेशनल टीम और रिसर्चर ने ये फाइंड किया है कि ग्लोबली स्पर्म काउंट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं, और इंडिया को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग इंडिया। क्योंकि इंक्लूडिंग इंडिया क्यों लिखा गया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, हम सबको मालूम है ना। लेकिन अभी अभी आप देखेंगे पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है टोटल वर्ल्ड की, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। तो पिछले 7 बिलियन से
8 बिलियन तक पहुंचने में वर्ल्ड को कितना समय लग गया? 12 ईयर्स लग गए। क्लियर? अब ये बताते हैं कि 12 साल ये चीज लग गई। अब ये चीज बताते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि अगला 8 बिलियन होने में, 8 बिलियन टू 9 बिलियन होने में कितना समय लग सकता है? मोर देन 15 ईयर्स लग सकते हैं। मोर देन 50। तो ये समय जो है बढ़ता जा रहा है और इसका ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा कि 2050 या उसके आगे जो है ये नेगेटिव ग्रोथ जा सकती है ना। तो ये एक जो पॉइंट है आपको याद रखना है पॉपुलेशन के प्रोस्पेक्ट में। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि 7 बिलियन से 8 बिलियन तक की जब पॉपुलेशन हुई उस दौरान जो 1 बिलियन का एडिशन हुआ है उसमें इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है सबसे ज्यादा है। 131 मिलियन अप्रोक्सीमेटली जो है इंडिया ने ये जो है पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, है ना। स्पर्म काउंट इज नॉट ओनली द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। जो स्पर्म काउंट है तो आपको ये नहीं समझना है, देखिए ये जो एजुकेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि जनरली इस चीज के बारे में बात करने पे हमारे समाज में एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव से लिया जाता है और इसको सही नहीं माना जाता है, लोग कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन अब जरूरत है हमें इन सब चीजों के बारे में एक्चुअल में सही नॉलेज होने की और अच्छे से बात करने की आवश्यकता है। जैसे कि स्पर्म काउंट इज नॉट ओनली द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन फर्टिलिटी को नहीं बताता है बल्कि आपकी हेल्थ कैसी, मेंस की हेल्थ विद अ लो लेवल ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं लो स्पर्म काउंट की वजह से। तो ये नहीं होना कि चलो लो स्पर्म काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, फर्टिलिटी ही तो कम हो रही, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से टेस्टिकुलर कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं, डिक्रीज इन लाइफ स्पैन बहुत तेजी से डिक्रीज हो सकती है, रिसर्चर ने यहाँ ये सारी चीजें बताई हैं, है ना। कैंसर हो सकता है, ठीक है, और लाइफ स्पैन जो है डिक्रीज हो सकती है। लाइफ स्पैन है ना, जो कितने साल जी रहे हो वो सब लाइफ स्पैन तेजी से नीचे गिरती जाएगी। डिक्लाइन रिफ्लेक्ट द ग्लोबल क्राइसिस रिलेटेड टू मॉडर्न इन्वायरमेंट लाइफस्टाइल ब्रॉड इंप्लीकेशन। ये जो अभी देखने को मिलता है ना कि मॉडर्न तरीके से लाइफस्टाइल हो रही, उन सब की ये सबका नेगेटिव ग्रोथ है, इस सब की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। The study published on the Tuesday in the journal Human Reproduction Update used data from 53 countries. उसने 53 कंट्रीज से डेटा उठाया। एडिशनल 7 ईयर्स ऑफ द डेटा कलेक्शन 2011 से 2018 के बीच का डेटा उठाया जिसने फोकस किया ऑन अ स्पर्म काउंट ट्रेंड अमंग द मैन इन द रीजन नॉट रिव्यूड प्रीवियसली, स्पेशली साउथ अमेरिका और एशिया अफ्रीका, ऐसे रीजन में जहां पहले जो है इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी, ऐसे रीजन को भी इंक्लूड किया। और इसके बारे में 2011 से 18 के बीच में 7 साल की प्रॉपर स्टडी चली है ना। इसके बाद ये डेटा निकल के आया है। अब इतनी लंबी जो भी जब स्टडी चलती है और ये सारी चीजें होती हैं तो ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस टॉपिक को आप पॉपुलेशन से जोड़ सकते हैं, इस टॉपिक को आप सोसाइटी से जोड़ सकते हैं, इस टॉपिक को आप हेल्थ सेक्टर से जोड़ सकते हैं, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जाम के सिलेबस के अंदर। और प्रॉपर एक ऐसा कह सकते हैं कि आप इसको ये भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि हाँ ये नॉर्मल सी चीज है, जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी पता होना चाहिए, है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी। अब यहाँ पे डेटा क्या शो करता है? फर्स्ट टाइम द मैन इन दोज रीजन शेयर द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द टोटल स्पर्म काउंट एंड सम स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, पहली बार देखने को मिला है कि वहां पे लो स्पर्म काउंट है और क्या है, जो स्पर्म का कंसंट्रेशन है वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। स्टडी जो है एक्सेलरेट होती है पोस्ट 2000 डिक्लाइन टोटल स्पर्म काउंट, ये जो है ग्लोबली कहा है, ठीक है। Researchers found that sperm's concentration has fallen 1.16% since year 1972. तो जो sperm fall होता है वो 1.16% जो है डिक्रीज हो गया है, ये आपको याद रखना है, सिंस 1972 से। However, when the researcher looked the data from 2000, अगर 2000 से आप डेटा देखते हैं, फाउंड करते हैं एनुअल डिक्लाइन रेट कितना है, 2.64%। तो पहले देखिए 1972 से कितना था, 1.16%। उसके बाद 2000 से कितना हो रहा है, 2.64%। अभी ये क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर डिक्लाइन हो रहा है। तो इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत तेजी से ये चीज जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है कि इट टुक 12 ईयर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन को आने में लगा 8 बिलियन, और ये 15 साल उससे ज्यादा भी लग सकता है ना, 9 बिलियन तक रीच करने में पॉपुलेशन। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए
यूएन की एक स्टेटमेंट है, आप जाके इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी एक पॉपुलेशन डिवीजन की जैसे मैंने बात की, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, वी अर्जेंटली कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन टू प्रमोट द हेल्थियर इन्वायरमेंट्स फॉर द ऑल स्पीसीज एंड रिड्यूस एक्सपोजर एंड बिहेवियर दैट थ्रेटन्स अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कम करे उसके ऊपर हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या करने की आवश्यकता है। एनालिसिस डज नॉट एग्जामिन द causes behind the decline in sperm concentration and count, but Levin said that lifestyle choices, chemicals, environment are adversely affected this fatal development। तो जो जिस तरीके से आज के टाइम पे लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि जंक फूड तेजी से खाए जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना, कोई रेगुलेटेड वे में सारी चीजें है ही नहीं, वो एक बहुत ही नेगेटिव है साबित हो रहा है। जैसे वीकेंड्स में लोग आजकल क्या करते हैं, पार्टी के नाम पे उठाया, दारू उठाई और पीना शुरू कर दिया, है ना, अल्कोहल बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, सिगरेट वगैरह तो नॉर्मल हो गया है। इवन मैं वीकेंड्स की क्या बात करूं, लोग तो आजकल जैसे कॉर्पोरेट में क्या कल्चर चल चुका है कि आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि शाम को वो आते हैं, शाम को थोड़ा सा एक पैक बनाया लिया और सो गए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये जो है एक बहुत ही नेगेटिव हेल्थ में इंपैक्ट करता है। सुबह जल्दी उठना नहीं है, दिन भर क्या करते रहना है, दिन भर एक तरीके से कुर्सी में बैठे रहना है, चेयर में बैठे बैठे काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ में तो इंपैक्ट आएगा। ये सारे इंपैक्ट देखने को मिले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। The next article which we are going to discuss is related to maritime security। छोटा सा आर्टिकल, इसको आप जस्ट जाके रीड करिएगा, है ना। जीएस पेपर नंबर 2 आईएएस रिलेटेड है मेरीटाइम सिक्योरिटी। यहाँ पे बोला गया कि जो 14 फिशर्स मैन है, 14 फिशर्स मैन जो तमिलनाडु के हैं, वहां पर श्रीलंका नेवी ने इसको अरेस्ट कर लिया। तो एक छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। अब हम बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की ओर, और एडिटोरियल सेक्शन में कुछ एडिटोरियल्स हैं। ये एडिटोरियल्स के अंदर इतना कुछ खास नहीं दिया गया है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए अलग से पॉइंट्स निकाले हैं और आप लोगों के लिए लेके आया हूं, है ना। ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज है ना। यहाँ पे हम ये प्रॉपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो ट्रेड डिफिशिएट है वो क्या होता है। आप लोगों को बताना ट्रेड डिफिशिएट क्या होता है, चलिए बताइए। मैं आपसे थोड़ा सा, खाली पेज नहीं है क्या कहीं, चलिए यहाँ पे बता देता हूं। ट्रेड डिफिशिएट क्या होता है, पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है। ट्रेड डिफिशिएट होता है, आप ऐसा कह लीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या दोनों में डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अगर ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव आता है। क्लियर। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जो है नेगेटिव आता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा हो और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसा कर लीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर नेगेटिव है तो ट्रेड डिफिशिएट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। ट्रेड डिफिशिएट होगा कब, अगर नेगेटिव ग्रोथ है तो। और पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे आप, एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो पॉजिटिव होगा तो क्या उसे कहेंगे, ट्रेड सरप्लस, ठीक है। और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ट्रेड डिफिशिएट। तो ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बस इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया ये एक्सपोर्ट बढ़ता है तो क्या ट्रेड डिफिशिएट होगा या सरप्लस होगा, इंपोर्ट बढ़ता है या घटता है तो क्या होगा। तो यहां से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक आर्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यहाँ पे ये जो योजना है, इस योजना को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर इस योजना में बताया गया कि क्या जरूरत थी, कैसे कैसे क्या है। तो ऐसा स्पेसिफाई करके क्वेश्चन योजना से रिलेटेड नहीं आता है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां पे मैंने सारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को निकाल के रख लिया है। रिसेंटली क्या किया, न्यूज में मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। अनदर 3 मंथ अंटिल दिसंबर 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट फॉर द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19, है ना। कोविड-19 बैटल से मतलब एक तरीके से लड़ने के लिए इस एक पैकेज निकाला गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। उसके तहत इस योजना को भी लाया गया, इसको शामिल कर दिया गया था, है ना। स्कीम क्या एम करता है, ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। आपको बताना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स
कमेंट सेक्शन के अंदर इसको लिखना है, ठीक है। विथ एडिशनल 5 kg ग्रेन दिया जाएगा, ठीक है। एडिशनल में व्हीट और राइस हो सकता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और इन एडिशन टू 5 kg सब्सिडाइज गेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम से जो 5 किलो पहले गेहूं चावल मिलता था, उसके अलावा भी 5 kg जो है आपको दिया जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा फ्री में। तो ये आप याद रख सकते हैं। इट वॉज इनिशियली अनाउंस 3 महीने के लिए इसको इनिशियली अनाउंस किया था, जून 2020 तक के लिए। फिर कवरिंग 80 करोड़ रेशन कार्ड होल्डर को, 80 करोड़ लोग इसके अंदर शामिल हैं, है ना। फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2022 तक के लिए, और अब फिर इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो लगातार ये 2-3 साल से न्यूज में है, चल रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस योजना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करें, है ना। चलिए, इट्स नोडल मिनिस्ट्री किस नोडल मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, कोई भी लगा के आ जाएंगे, है ना। तो ये नहीं करना है, याद रखिएगा, ये नहीं करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। द बेनिफिट ऑफ फ्री ग्रेन इज अवेलेबल थ्रू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी माइग्रेंट लेबल बेनिफिशियरीज अंडर वन नेशन वन कार्ड होल्डर, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये क्या है, कैसा क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। 5 लाख रेशन शॉप जो अक्रॉस द कंट्री अंदर हैं, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एक बार जाके इसको पीडीएफ से रीड भी करना है। चैलेंजेस क्या क्या है आपके पास, देखिए आप। बेनिफिशियरीज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 2013 में एक्ट आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बेस्ड ऑन द एट लास्ट सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये चीज चल रही है, ठीक है। नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल हैज इंक्रीज सिंस देन दे रिमेन अनकवर्ड। तो ये कब के थ्रू चल रही है कि 2011 के सेंसस के थ्रू, और आप देखेंगे आज 2022 हो गया, तो 11 साल बीत चुके हैं। तो इसमें कितने सारे लोग गरीबी रेखा के अंदर आ चुके हैं और गरीब हो चुके हैं, लेकिन वो लोग इसके अंदर कवर नहीं हो रहे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इसका। इशू क्या निकल के आता है, एक्सपेंसिव है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट टू सस्टेन एंड इंक्रीज द नीड ऑफ द अबंडेंट सप्लाई ऑफ द चीप ग्रेन। इतने कम रेट में ग्रेन्स को अवेलेबल करवाना, अनाज को अवेलेबल करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। क्लियर। इन 2022 इंडिया has had to restrain the export of wheat and rice after the erratic weather height, है ना। तो इंडिया ने एक्चुअली 2022 के बाद क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हम इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, राइस वगैरह जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको तेज़ी से पढ़ना है। इंक्रीज इन फिजिकल डिफिसिट बढ़ जाता है हमारा। अभी हमने बात की थी कि ट्रेड डिफिसिट हमारा तेज़ी से बढ़ रहा है ना। हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और फिजिकल डिफिसिट भी बढ़ गया। डिफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी। फिजिकल डिफिसिट का मतलब होता है एक तरीके से कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, है ना। तो जो हमारा खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है, और जो हम रेवेन्यू कर पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम है। तो जब हम जितना रेवेन्यू कर पा रहे हैं उससे ज्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, वो कैसे हो सकता है, हमें लोन लेना पड़ता है, उसे ही हम फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। क्लियर। तो गवर्नमेंट नैरो द फिजिकल डिफिसिट 6.4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, आपको पता ही होगा। ये इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही, महंगाई तेजी से, इसका इफेक्ट क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। कहीं अगर पैसा जा रहा है तो वो पैसा कहाँ से है, कहाँ से तो लेना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन तेजी से इफेक्ट हो रही है ना। द प्राइस ऑफ द राइस ऑफ व्हीट विच मेक्स अप अबाउट 10% ऑफ इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन का पार्ट है। सोचिए आप, इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन का पार्ट है ये, 10% ऑफ इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन। क्लियर। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आप सभी लोगों को मैंने ये चीज़ बताई अभी अच्छे से, है ना। इनिशिएटिव जो है फ्री एलपीजी रिफिल उज्ज्वला बेनिफिशियरी अप्रैल 2020 तक, है ना। ट्रांसफर, इसको आपको जाके एक बार रीड कर लेना, है ना। गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट है, वहीं से उठाया है पीआईबी से, तो इसको एक बार जाइएगा और आप लोग इसको रीड करिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। रिलेटेड इनिशिएटिव क्या क्या गवर्नमेंट ने उठाए और क्या हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेस, पाम ऑयल, मेज, ये सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। कुछ योजना के नाम है, इसको जाके आपको आज आपका होमवर्क है, रीड करना है। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए अगर आपने पहले इसको कवर किया होता है, 2021 में क्वेश्चन आ गया, आगे डायरेक्टली 2 साल से न्यूज़ में बना हुआ है, 2020 से ये न्यूज़ में बना हुआ है ये, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ऊपर देखिए आपके सामने प्रूफ है, आप इसे कह सकते हैं प्रूफ है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, कि हमने ये पढ़ा और इसके ऊपर 2021 में क्वेश्चन आ गया,
है ना। तो अगर आपने पहले से कवर किया होता जो भी न्यूज में चल रही इस तरीके से डिटेल में जाके, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना था, कोई रोक नहीं सकता था। अब इसमें क्वेश्चन आपको आंसर देना है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये बताना है। जिससे मैंने आपको होमवर्क दिया, तो ये आपका होमवर्क भी है ना, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है ना। बताना है फीचर्स इसके। सेकंड, हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्पिंग द एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है। तो इसके तहत आप क्या करते, इस योजना का नाम डालते, करंट इशू को डालते, है ना। ये आपको आंसर राइटिंग में करना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। और ये सारी योजना जो मैंने लिखी है इसीलिए लिखी हुई है ना, कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन सभी योजना के बारे में जाके रीड करना है, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके फीचर्स लिखने हैं। इसके बाद इस फूड सिक्योरिटी बिल से रिलेटेड हेल्प क्या एलिमिनेट कैसे करेगा, तो इस योजना को डिटेल में डिस्कस करना है। और इन योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि किस तरीके से माल न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें कम हो सकती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, है ना। और देखिए छोटा सा रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल है और इसके ऊपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि ईडब्ल्यूएस कोटा रिजर्वेशन वाला हम कितनी बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नीचे मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और वहां से जाके पढ़ लेना है आपको, है ना। एक छोटी सी न्यूज और है, ये देखिए दिनकर गुप्ता जी हैं, NIADG डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आप इनकी इमेज दे सकते हैं। अब मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप लोगों के सामने जो भी पर्सन इन न्यूज रहेगा, हर दिन 1 या 2 पर्सन की मैं पिक्चर के साथ आपको उनके नाम बताऊंगा, ये क्या करते हैं, क्या रोल है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, एक जर्नल अवेयरनेस बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, हमने नाम भी पढ़ लिया, पर कभी जब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो वो हमसे नहीं बनता है ना। तो सॉरी, ये चीज ना हो इसलिए मैं आपको सामने पिक्चर रखूंगा, जिससे आप अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। NIA चीफ है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टेरर फाइनेंसिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से टेरर फंडिंग जो है तेजी से इंक्रीज हुई। तो ये सारी चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं। नो मनी फॉर द टेरर कॉन्फ्रेंस, NMFT की ये बात करते हैं। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी, इसके अंदर इंडिया जो है इसको होस्ट करने वाला है। और मोदी जी आज ही इसको क्या करेंगे, इनोग्रेट करेंगे। 18 नवंबर से 19 नवंबर 2 दिन ये चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अंदर कई कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 78 कंट्रीज, जैसे कि स्टेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दे आर नॉट अटेंडिंग दिस इवेंट व्हाइल कन्फर्मेशन फ्रॉम चाइना वाज अवेटेड। चाइना का कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया, पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों टेरर फैलाते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली आ ही नहीं रहे, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं आप। साथ में इसमें और क्या देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जैसे कि 450 रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरपोल हो गया, यूरोपोल हो गया, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स हो गया, FATF हो गया, ये सभी इसके अंदर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको इनोग्रेट करेंगे आज, तो आज जैसे भी होगा, कल इसके ऊपर फिर से आर्टिकल आएगा, परसों फिर आर्टिकल आएगा, है ना। तो लगातार इसके ऊपर 2 से 3 दिन आर्टिकल्स आएंगे, तो उसको हम डिस्कस करते रहेंगे और डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। तो एक लयबद्ध में क्या होगा कि हमारी चीजें कवर हो जाया करेंगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट्स आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बताया गया कि 10,246 करोड़ रुपए के सोल्ड हो चुके हैं अभी तक। छोटी सी न्यूज है SBI से, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइनो होर्न। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताता हूँ, टेरर फंडिंग। ये देखिए जो टेरर फंडिंग वाला हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, उसका ये प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है ना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, साथ में एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए मैं आपको टेरर फंडिंग से रिलेटेड अभी अपन कर ही रहे हैं, तो इसको लगे हाथ में आपको समझा देता हूँ। इंडिया अभी होस्ट कर रहा है 19th इंटरपोल जनरल असेंबली फॉलोड बाय स्पेशल सेशन ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म इन अक्टूबर ऑन द इम्पोर्टेंट इवेंट। ये साइड नो मनी फॉर टेरर NMFT, ये आपको याद रखना है, ये एडिशन है। UNSC की स्पेशल ब्रीफिंग होगी इसके अंदर। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमने लिया 1989 में, इसको स्टैब्लिश किया। FATF के बारे में आज आपको रिसर्च करनी है। क्या करना है, रिसर्च वाला काम आपका रहेगा, तो आपको रिसर्च करनी है, ये बताना है क्या है UNSC रिजोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको एक बार रीड करना है। हालांकि मैंने दे रखा है, आप चाहे तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन, कभी भी क्वेश्चन आया टेररिज्म से रिलेटेड, इस साल ही क्वेश्चन आया था, है ना।
यही इसलिए मैं बताता हूँ आपको, मैंने मीन्स दिया था, उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि टेररिज्म इज अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स एंड फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी, इंटीमेट कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट, सिविलियन पॉपुलेशन और एनी सेगमेंट देयर ऑफ फर्दरेंस पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये टेररिज्म की डेफिनेशन है, आप इंट्रो के अंदर इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। किस तरीके से चैनल्स ऑफ फंड के टेररिस्ट कहाँ से आते हैं, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट स्मगलिंग होती है कैश की थ्रू द इंटरनेशनल बॉर्डर, यूज ऑफ हवाला नेटवर्क का यूज किया जाता है, बैंकिंग नेटवर्क का यूज किया जाता है इंक्लूडिंग स्विफ्ट वगैरह का, ठीक है, और ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज का यूज किया जाता है ना। ये आपको याद रखना है। हाउ डू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रेज मनी, वो कैसे रेज करते हैं, लोकल मनी को रेज करते हैं, है ना, ये आपको याद रखना। लोकल मनी रेज कर, ट्रेवल एजेंसी, मनी चेंजर, रियल एस्टेट, है ना, रिटेल आउटलेटर, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ से ये चीज उठाते हैं। व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर, व्हाट आर फंड रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए रिक्वायर्ड होता है, प्रमोट द मिलिटेंट आइडियोलॉजी, पे ऑपरेटिव एंड देयर फैमिलीज, अरेंज फॉर देयर ट्रेवल ट्रेन। अब जो मिलिटेंट हैं, है ना, एक तरीके से जो टेररिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, जाते हैं अलग अलग जगह, है ना, बॉम्ब वगैरह खरीदेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए होगा, ठीक है, ब्राइब वगैरह देने के लिए, तो ये इस सब चीज़ों के लिए उनको पैसा चाहिए होगा, वेपन्स वगैरह एक्वायर करने के लिए, है ना, अटैक वगैरह प्लान करने के लिए, तो इसलिए ये उनको जरूरी होता है। क्लियर। अब एक है यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी, आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत ही इसको बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूएनएससी सीटीसी, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पता होगा आपको, है ना। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, कुछ लोग रेगुलर हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, है ना, रेगुलर बेसिस में, और ये प्रॉपर रेगुलर करते हैं। इसके अंदर 3 थीम है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कंटिन्यू वर्किंग ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द 3 थीम, स्पेशल मीटिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, साइबर थ्रेट, यूज ऑफ ड्रोन, याद रखना है ये सारी चीजें है, ठीक है। नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, जैसे डेवलप ऑफ सेट नॉन बाइंडिंग गाइडलाइन, जैसे प्रिंसिपल टू असिस्ट द मेंबर ऑफ काउंटर थ्रेट पोज बाय द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है टेररिस्ट पर्पज से, उसको आप अपने मन से चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा आपको, आपके ऊपर ऐसा दबाव नहीं है कि यार नहीं नया टेक्नोलॉजी आ गई तो आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी करके सारी चीजें करना है, लेकिन जो पुरानी चीजें चल रही हैं, फाइनेंसिंग वगैरह चल रहा है, साइबर थ्रेट चल रहा है, यूज ऑफ ड्रोन्स वगैरह चल रहा है, इनके ऊपर तो आप बाइंडिंग एक आप दिखा ही सकते हो, उसके ऊपर मेजर्स उठा ही सकते हो, तो जो जिसके ऊपर अपने कंट्रोल है इसके ऊपर मेजर्स उठा सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। क्लियर। क्या मेथड्स यूज करता है एफएटीएफ, यहां से आप जाके रीड कर सकते हैं, की प्रोविजन है, मैं पीडीएफ के अंदर दे दी है, तो ये आप लोगों के लिए रीड करने के लिए है। वे फॉरवर्ड क्या है, आप जब भी वे फॉरवर्ड यूज करें तो यहां से उठा लीजिएगा, बहुत अच्छा मैंने डिटेल्स में दे के रखा है, तो वे फॉरवर्ड आप यहां से आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया पॉइंट। जैसे कि एडेप्टेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओन बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर आप उठा सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत हम बात कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज एफर्ट यूज कर सकते हैं यूएनएससी रिजोल्यूशन निकाल के, है ना, और तेजी से, जैसे इंडिया होस्टिंग फॉर द नो मनी फॉर टेरर, मतलब टेररिस्ट को मनी पहुंचनी नहीं चाहिए, अगर हम मनी के ऊपर रोकथाम लगा दें तो क्या होगा, टेररिस्ट अपने आप कम हो जाएंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी अपने आप नीचे आ जाएगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको, है ना। ग्लोबल कंसेंसस क्या है वो हम देखेंगे, देयर इज अ ग्लोबल कंसेंसस रेगुलेटिंग द यूज ऑफ दिस इमरजेंट टेक्नोलॉजी, है ना, जो भी इमरजेंस टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया वगैरह क्या एक इमरजेंट टेक्नोलॉजी है, अब उसका रेगुलेशन अगर हम ढंग से कर दें तो टेररिस्ट एक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। अब देखेंगे चैलेंजेस अराउंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे ड्रोन यूज टू डिलीवर द फंड, ड्रग, वेपन्स, एमुलेशन, इवन इम्प्रूव वॉइस एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रोन यूज करता है, तो ये टेक्नोलॉजी है लेकिन ये यूज करता है, इसको कैसे टैकल करोगे, ये बड़ा चैलेंज है। बायो वारफेयर गेन टू फंक्शन द जीओएफ जो गेन ऑफ फंक्शन है, रिसर्च म्यूटेट वायरस वेक्टर, वायरस जैसे फैल रहा, हो सकता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वायरस का यूज करके वायरस फैला दे, लोग मरना शुरू हो जाए। तो टेररिस्ट आप किसी भी डायमेंशन में कहीं पे भी जा सकते हैं, तो उन सब के लिए हमें रेडी रहना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ रोबोटिक सोल्जर्स का यूज कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। टेरर कम्युनिकेशन यूज ऑफ सोशल मीडिया, डार्क वेब, सोशल मीडिया, ठीक है, डार्क वेब वगैरह हो गया, गेमिंग सेंटर्स वगैरह हो, ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, वो इवन करते ही हैं, है ना। टेरर फाइनेंसिंग, यूज ऑफ बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीजों का बहुत तेजी से यूज होता है, आपको पता ही होगा, तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर करना है, डिस्कस करना है। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया बात? क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, कितने प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं आपको बताना है। डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एग्जिस्ट एट द नेशनल और ट्रांसनेशनल लेवल। तो किस तरीके से नेशनल और ट्रांसनेशनल लेवल में ये काम हो रहे हैं, ये आपको बताना है, ये आंसर देना है आपको। कमेंट सेक्शन के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप चाहें अगर जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा तो हम क्या करेंगे, एक अलग से ग्रुप बना लेंगे जहां पे भी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही उससे क्या होगा, उससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और हम उस क्वेश्चन को फिर अगले दिन डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और न्यूज में चलते हैं कि एक छोटी सी न्यूज की, आर्मी फर्स्ट LCS स्क्वाड्रॉन जो है मूव टू मिस मैरीज आसाम। तो एक छोटी सी न्यूज है, ये आपको याद रख सकते हैं कि लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो है आर्मी के पास से पहला ये है। तो ये छोटी सी न्यूज है ना। राइनो हॉर्न ट्रैफिक विथ इम्प्यूनिटी रिपोर्ट आती है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि राइनो जो हैं, आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से क्राइम होता है बेचारे राइनो को। अब बेचारे कितने, एक मासूम जानवर की किस तरीके से बेचारों को जान ले, उनकी जो सींग है, सोचिए उनकी सींग जो है गायब कर दी गई, उखाड़ लेते हैं, उन्हें मार देते हैं, है ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो कितना दर्दनाक ये क्रिया है ना, काम ये लोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं इस तरीके से न्यूज़ देखता हूँ तो, है ना। तो इसके ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ जो कमेटी है और आप साइट्स कह सकते हैं जो इसके ऊपर देखती है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जो करप्शन तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर क्या मेजर्स उठाने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात की। कुछ डेटा आया है कि जैसे पिछले 10 साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर जो ट्रैफिकिंग है तेजी से बढ़ा है ना राइनो का। आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें बताया गया कि 7.5 टन ऑफ राइनो वेयर सीज्ड, हॉर्न जो उनके जो सींग हैं उन्हें सीज किया गया है ग्लोबली ड्यूरिंग दिस डिकेड। वैसे तो कम हुआ था ऑर्गेनाइज क्राइम, ये वाला क्राइम राइनो वाला, लेकिन अगर जब से कोविड चला है, कोविड-19 पैंडेमिक, उसके बाद से इस क्राइम को तेजी से देखा गया कि बहुत तेजी से ये बढ़ा है। एनालिसिस किया गया और पाया गया कि एटलीस्ट 974 एंड पोटेंशियली 1/3 ऑफ द सीज्ड राइनो हॉर्न। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, आप देखिए कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा गेट 3rd एक्सटेंशन। तो तीसरी बार इन्हें एक्सटेंशन मिला है। ये ईडी डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा जी, IRS 1984 के बैच के IRS ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और मिश्रा जी की जो एज है वो 62 ईयर्स हो चुकी है। फर्स्ट अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर फॉर द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, बाय एन ऑर्डर, और नवंबर 2018 तक थे। लेटर बाय एन ऑर्डर डेटेड टू 2020 तक कर दिया। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया अपॉइंटमेंट को, लेटर फिर रिट्रोस्पेक्टिव हिज 2 ईयर्स टर्म वर रिप्लेस बाय द 3 ईयर टर्म। तो अभी जो दो साल में खत्म होने वाला था टर्म, उसको क्या कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव करके चेंज कर दिया और बोला कि अब 2 साल का नहीं 3 साल का आपका टर्म होगा। तो इनके टर्म्स जो है पढ़ा है, क्योंकि ये काफी शानदार काम कर रहे हैं ना। कई जगह आपने न्यूज में सुना होगा कि मिश्रा जी जो हैं अलग अलग जगह जाके एक तरीके से छापे मारे हैं ईडी ने और प्रॉपर वर्क किया, तो काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए इनका एक्सटेंशन बढ़ जाता है। देख ली, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, whenever you do something betterment for the society, तो कहीं ना कहीं आपके लिए रूल्स जो है ना, वो रूल्स रह नहीं जाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। अपने आप नए रूल्स बनाएंगे। अगर आप बेटर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के अंदर, एक डेवलप करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, तो क्या होगा, सोसाइटी भी आपको रिवॉर्ड देगी, कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, नेकी कर और दरिया में डाल, वही वाली बात है। तो वही आपको करना है, नेकी करना है और दरिया में डालना है। तो जब भी आप इस तरीके से काम करते हैं तो डेफिनेटली, अब देखिए ना, अब इनका 2 साल की टर्म बढ़ा दी, फिर 2 साल से कितना कर दिया, 3 साल कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो बेस्ट बात है, इनकी जरूरत सबको है। तो कोई रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं है ना, नोटिफिकेशन लग गया, आपको कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं, एक एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखनी है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में जो मुझे काफी अच्छा लगा, इन द फर्स्ट 6 आर्मी ऑफिसर। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि ना फर्स्ट
6 वुमेन आर्मी ऑफिसर क्लियर द स्टाफ कोर्सेस। तो स्टाफ का कोर्स होता है वो पहली बार 6 औरतों ने, 6 आर्मी ऑफिसर जो लेडीज ऑफिसर है उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और इवन इसके साथ बता दूं कि पहला कपल यहाँ पे एक हुआ है जिन्होंने ये चीज़ क्वालिफाई की हुई है। DSSC एग्ज़ाम होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है ना। 6 इंडियन आर्मी वुमेन ऑफिसर क्लियर द प्रेस्टिजियस DSSC DSTSC एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। पहली बार इन्होंने क्वालिफाइड किया, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप इसे किस टॉपिक से जोड़ सकते हैं? आप इसे वुमेन एम्पावरमेंट की वहाँ टॉपिक से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट ये तेज हो रही है ना, और रोल ऑफ किस तरीके से क्या रोल वुमेन का बढ़ रहा है। तो कहीं पे भी जो लड़कियां हैं, वुमेन है, वो किसी मायने में भी लड़कों से पीछे नहीं है। ये इस चीज़ को बता रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, इसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। डिफेंस सर्विस एग्जाम जो होता है और DSTC एग्जाम, ये आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, है ना। और जिन बच्चों को नहीं मालूम है, जो बच्चे तैयारी वगैरह कर रहे हैं, वो भी, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के ले आऊंगा, जहां ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, क्या कैसा होता है ना। इन्हें क्या किया गया है, पास्ट 2 ईयर्स ग्रांटिंग द परमानेंट कमीशन यहाँ पे दी जाएगी, है ना। कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया जिसके तहत परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। आउट ऑफ द 4 वुमेन ऑफिसर नॉमिनेटेड फॉर द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, इनके तहत 4 वुमेन है यहाँ पे, 2 वहां पे हैं, ठीक है, DSSTC के अंदर। वेलिंगटन के अंदर की वो होगी। 1 इज द स्पाउस एंड ऑफ एन ऑफिसर हु हैज आल्सो क्लियर्ड एन DSSC एग्जाम। तो सोचिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ जो है, एक हस्बैंड और वाइफ है, दोनों एक साथ इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो काफी अच्छी ये एक बात है, और काफी मोटिवेशन का काम करता है ना, आप लोगों के लिए। तो ये आप याद रखिए। 1 आउट ऑफ 6 वुमेन मेन ऑफिसर विल अंडरगो द 1 year course of DSSC Wellington alongside their male counterpart from all the 3 services। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो कैसा लगा आज का आपको आर्टिकल, है ना। डिटेल्स में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कैसा रहा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारा प्यारा, और पढ़ते रहिए। सो तब कल मिलते हैं आप लोगों से फिर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।